खामोशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और तेजस्विनी के मंच पर आज हम लेकर आ रही हैं एक फैशन डिजाइनर को, क्योंकि फैशन की दुनिया में आज भारत विश्व पटल पर अपना नाम, अपना काम स्थापित कर चुका है, जिसमें हमारे फैशन डिजाइनर्स का बेहद अहम रोल रहा है। और इन्हीं में शामिल है हमारी आज की मेहमान, जो न केवल विश्व पटल पर भारत की संस्कृति, भारत की वस्त्र संस्कृति को स्थापित कर चुकी है, बल्कि देश में भी बदलते वक्त के साथ नए आविष्कार, नया एक्सपेरिमेंट भी करती आ रही हैं। और आज हम सब उन्हें भलीभांति उनके नाम से परिचित हैं। हमारे आज की तेजस्विनी है जाने मानी फैशन डिजाइनर रीना ढाका। फैशन की दुनिया में अपना अलग मुकाम बनाने वाली फैशन डिजाइनर रीना ढाका के लिए फैशन जीने समान है। 1990 के दशक में रीना ढाका ने उस दौर में फैशन जगत में कदम रखा जब भारत का परिदृश्य तेजी से बदल रहा था। पाश्चात्य सभ्यता और फैशन से दो चार हो रहे भारतीय युवा इससे प्रभावित हो रहे थे, तो वहीं फैशन डिजाइनर्स को भी अंतर्राष्ट्रीय फैशन मंचों का अनुभव मिल रहा था, जहां वे भारत का नाम रोशन कर रहे थे। रीना ढाका ने भी उस दौर में विभिन्न प्रकार के फैशन के साथ प्रयोग किए। पारंपरिक भारतीय परिधानों को नए दौर के फैब्रिक जैसे लाइक्रा के साथ जोड़कर नए नए प्रयोग किए। वहीं सतत फैशन को जीवन और अपने कार्य के साथ जोड़ा। मियामी फैशन वीक में सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर का खिताब तथा विभिन्न मंचों पर सम्मान हासिल किए। पेरिस, लंदन, अमेरिका, दुबई, सिंगापुर समेत विश्व भर में अपने फैशन को प्रदर्शित किया और सराहना बटोरी। देश में कारीगरों के साथ काम करते हुए अपना ब्रांड स्थापित किया, लेकिन साथ ही पेटा जैसी संस्थाओं के साथ जुड़कर समाज के प्रति अपना योगदान भी दे रही हैं। फैशन की दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाली फैशन डिजाइनर रीना ढाका हैं हमारी तेजस्विनी। तो आइए करते हैं स्वागत रीना ढाका का। थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस शो में। थैंक यू। तो आइए करते हैं मुलाकात रीना ढाका से। थैंक यू। रीना जी, सबसे पहले क्योंकि आज आप फैशन की दुनिया का जाना माना नाम है, तो आप अपने फैशन को कैसे परिभाषित करती हैं, कैसे डिफाइन करती हैं? फैशन में कोई डेफिनेशन एग्जैक्ट तो है नहीं, पर फैशन एक राह है मेरे लिए, एक जर्नी है। और उस राह में पुरानी यादें हैं, हमारी हिस्ट्री है, जो हम अब्जॉर्ब करके, चाहे वो हमारी दादी को देखा हो घर में जब पैदा होते हैं, जो सिनेमा देखा है, जो हमारी लाइफ की इन्फ्लुएंसेस हैं, फिर जो हमारी ट्रेनिंग है, फिर वर्कर्स के साथ फैक्ट्रीज में रह के पिछले ऑलमोस्ट 25-30 इयर्स से जो हम टेक्निक सीख लेते हैं, और नेचुरली जो आता है उसी को मैं अपनी फैशन की जर्नी बोलती हूँ या भाषा बोलती हूँ। जी, लेकिन जाहिर है कि 25-30 साल जी लंबा वक्त होता है। जी 1990s जी में आपने ये काम को गिरफ्तार दी, जी। लेकिन आपका ये कहना है that your fashion is for women who think, जी। इस तरीके से आप इसको डिफाइन भी करती हैं। इससे क्या मतलब हुआ आपका? एक्चुअली में ये एक डेफिनेशन मेरे को डिफाइन करने लग गई है। ऑल women think, ऑल men think, बट एक वक्त था जब मैं 90s में आई, जब ये कॉइन हुआ मेरे लिए, ये वर्ड, ये सेंटेंस, वो ये था कि जो मेरे फैशन था उस टाइम के लिए बड़ा अवॉन्गार्ड था, अपने वक्त से आगे था। तो उससे क्या होता था, कई शॉक वैल्यू था, स्कैंडल था, बट असल में जो द विमेन हु सपोर्टेड मी शुरू से, जिन्होंने मेरे कपड़े पहने, जिन्होंने बिना बदलाव के उनको चेंज करा, वो काफ़ी पावरफुल, वेल सक्सेसफुल अचीवर विमेन थी। तो शायद इसलिए ये शब्द आ गया उस वक्त का कि women who think. They were stalwarts of their own time, जो who supported my work from the beginning, और उनके सहारे हमें encouragement मिलती है
तो हम और एक्सपेरिमेंट लेंगे और रिस्क करेंगे। तो जी, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट और रिस्क की बात है, क्योंकि पश्चिम का मीडिया आपको गॉटियर ऑफ ईस्ट का जी, नाम देता है, जी। और हमारे देश के पारंपरिक परिधानों को वक्त के साथ कैसे नए, हम कह सकते हैं आज की सदी के फैब्रिक के साथ आप रिलेट करें, जैसे लाइक्रा। जी, ये जो एक्सपेरिमेंट है, जी। ये आपने किस स्तर से शुरू किया, कहाँ तक पहुंच रहा है ये? आज तो देखा है फैशन बहुत बदल गया है, पर जब मैं सीन में आई थी 90s में, तब इतना कुछ नहीं था। तो हम लोग इंग्लैंड जाने के लिए बहुत मुश्किल से एयर इंडिया के फ्लाइट्स में पहुंचते थे। वहाँ से हम एक लाइक्रा, जिसको एक इलास्टिकेटेड कपड़ा कहते हैं, अब तो लाइक्रा भी डुपॉन ने ओन करा है, तो तब के बाद हम यहाँ लाए। और चूड़ीदार को मैं फैशन की मारी थी, आई वाज अ यंग गर्ल, कैट सूट बनाना चाहती थी, और वो सोचते सोचते मेरा अपना एंगेजमेंट हुआ, तो मेरे को चूड़ीदार पहनना पड़ा। वो चूड़ीदार इतना चौड़ा, मेरे से इतना लंबा, वो देख के मैं डर गई। जैसे वो जयपुर के म्यूजियम में एक चूड़ीदार का बहुत सुंदर जी पहनावा का तस्वीर या फ्रेम है, तो हमने वो लाइक्रा के चूड़ीदार को ही इलोंगेट करा, इलास्टिक डाला और टाइट करा उसको। उसके कारण मुझे ये निकनेम्स मिले, डोना कैरन ऑफ इंडिया, लाइक गॉटियर ऑफ इंडिया, और वो एक लाइक्रा चूड़ीदार था। आज आप लोग उसे कहीं पर भी ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल। बट उस वक्त वो मेरी नेसेसिटी थी। हाँ। तभी वो इन्वेंशन हुआ, मेरी खुद की नेसेसिटी ने वो इन्वेंशन करा। पहले तो हमने शेयर बनाया थोड़ा, जो सी थ्रू था, फिर उसके ऊपर वो 60 स्टाइल के जो चूड़ीदार कुर्ते थे, उनको हमने स्ट्रेच कपड़े में डाल के एम्ब्रॉयडर करा। मीन्स बहुत कम थे उन दिनों में, बस आइडियाज़ बहुत थे। टू बी यूथफुल, टू बी सेक्सी इन इंडियन क्लोथ्स बहुत ज़रूरी था मेरे लिए उन दिनों में, तो खुद भी मैं बहुत यंग थी। तो आई डिडंट रियलाइज़ कि वो एक इतना बड़ा ट्रिकल इफेक्ट होगा कि आज वो हर गली में, हर स्ट्रीट में अवेलेबल, और हर महिला की वार्डरोब में भी वो अवेलेबल होता है, एक मस्ट हैव बन गया। मुझे लगता है कि उस वक्त का दौर, 90s का दौर वो था जब भारत भी बहुत तेजी से बदल रहा था, इकोनॉमी ओपन हुई थी, और पाश्चात्य उद्योगों के साथ साथ वहाँ की संस्कृति, वहाँ का फैशन बहुत जल्द हमारे बीच आ रहा था, पैठ भी बनाने लगा था। उस वक्त के दौर के जो आप जैसे डिजाइनर्स हैं, आप लोग की पहचान भी उसके साथ बढ़ती चली गई। जी, ये जो सफर रहा आपका, जी, तब और अब, हाँ, इसमें भी क्या परिवर्तन आप देखती हैं, ना केवल फैशन डिजाइन्स के तौर पर या फैशन फैब्रिक्स के तौर पर, बल्कि सोच के तौर पर भी? भारत की जनता, भारत के लोग फैशन कॉन्शियस होते हुए, और बाहर के लोगों की जो परसेप्शन है भारत को लेकर फैशन के तौर पर, वो कहाँ तक बदली? आई थिंक बहुत बदल गया है, क्योंकि पहले ये सोचते थे कि वो तो डिज़ाइनर है, वो डिज़ाइनर कपड़े पहनेगी, वो तो मॉडल है, पत्ते खाएगी। तो अब वो रहा नहीं है। अब हर शहर में इंडिया में एक्सेस है, हर आदमी, हर घर में एक इन्फ्लुएंसर है, हर फैमिली में एक डिज़ाइनर है, और ये फैशन इतना बड़ा, हमें रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि शुरू में हम सिर्फ 5 या 10 डिज़ाइनर्स थे, और आज इस इंडस्ट्री में पहले हमारे 500 क्लाइंट्स में से कुछ डिज़ाइनर्स बने, फिर फैशन के स्कूल्स आए, फैशन का मीडिया आया, और आज आपने देखा है फैशन वीक्स क्रिएट हुए, अब फैशन स्कूल्स ही इतने सारे हैं। हर आई वुड थिंक कि ऐसा कोई शहर नहीं है इंडिया में जहाँ डिज़ाइनर्स नहीं हैं, जहाँ फैशन स्कूल्स नहीं हैं। एंड हाउ फास्ट दिस इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन, और इसकी अडेप्टेशन की कोई कहानी नहीं किसी ने लिखी है, ये बहुत तेज़ चली है ये इंडस्ट्री। ये रियलाइज़ नहीं हुआ हमें कि जहाँ हमने पैर रखा उस टाइम शौक से, क्योंकि हम खुद यंग थे एंड कोई ख्याल नहीं था, सिर्फ एक फैशन शो करने का ऑब्सेशन था और अपना वर्क दिखाने का। आज वो इंडस्ट्री कितनी बढ़ गई है, कितनी मास हो गई आपने है। कहा है कि फैशन में शौक में कदम रखा, हाँ, तो वाकई ये सिर्फ एक शौक था आपके लिए, यू वर फॉन्ड ऑफ फैशन, कि आपने एवरी यंग गर्ल, हम लोग तो ब्लेड्स भी पहने थे, ग्रीस मूवी निकली थी 80s या ले स्कूल में, तो हमने भी अपने यहाँ कान में ब्लेड पहने, फैशन था उस मूवी के बाद, यहाँ पर इलास्टिक के बैंडाना पहने। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन रॉन्ग भी होता है, बट आज का वर्ल्ड फ़ोन में है, एक हाथ में है। आज जो एक्सेस है बच्चे के पास, वो हमारे टाइम में नहीं थी। हमें खुद, जैसे मैंने कहा, इंग्लैंड जाके चूड़ीदार लाए, इतना सोचे, फिर किसी को कन्विंस करा, ये मशीन पे ये स्टिच नहीं होगा, वो टाँका खुल रहा है, वो सब करा। वो धीरे धीरे जर्नी कहाँ पहुँच गई है, टुडे
वी कैन लर्न फ्रॉम देम। आपको देखें तो बेस्ट डिज़ाइनर अवार्ड्स मिल चुके हैं, एक्सीलेंस अवार्ड्स मिल चुके हैं अलग अलग मंचों पर। आप विश्व के बड़े बड़े फैशन शोज में पार्टिसिपेट जी। कर चुकी हैं। आप मियामी, पेरिस, लंदन, जी। यूएस, सिंगापुर, दुबई, लंबी लिस्ट है जहां पर हाँ, आप जाकर हाँ, अपने शोकेस अपने आप को जी। कर चुकी हैं। हाँ। एक डिज़ाइनर के तौर पर, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े डिज़ाइनर्स इन सब फैशन शोज में जाते हैं और अपनी कला दिखाते हैं। जी। कैसे आपको इस सफ़र ने एक फैशन डिज़ाइनर के तौर पर ग्रो करने में, आगे बढ़ने में मदद भी की? सी फैशन एक आदमी अकेले में भी कर सकता है, हम इंडिया में इनफैक्ट नहीं करते हैं। आप देखेंगे जो इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स हैं वो शुरुआत में खुद ही अपना कपड़ा काटते हैं, खुद ही अपना कपड़ा सिलते हैं और खुद ही अपने डिज़ाइन को पहले मार्केट करते हैं। फिर आगे इन्वेस्टर्स या जो भी उनके पार्टनर्स हैं वो आते हैं और उस डिज़ाइन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारे कंट्री में आप बहुत सुविधा है, आपकी माँ नानी कोई भी तो सिल देगा, नहीं तो कॉर्नर में टेलर है जिसको आप ट्रेन कर सकते हैं। तो हमारे पास एक बहुत ऐसा नॉलेज का वर्ल्ड है जो हमारी जैसे हमारे को पंख दे देता है टू सेल फास्ट इन दिस ट्रेड। तो कई बार कई डिज़ाइनर्स हैं जो शायद इतने टेक्निकली भी ट्रेन नहीं हो बट बहुत सक्सेसफुल हैं। इसीलिए क्योंकि जो सपोर्ट मिल रहा है वो इंडस्ट्री से वो हमें फटाफट मिल जाता है। तो ऐसे ही बहुत लोग हमें इस रास्ते में आपके पास मुलाकात के लिए तो लाए हैं, पर पीछे जितने मेरे सिर के अंदर के बाल हैं उतने ही लोग हैं जिन्होंने मुझे एक गारमेंट या एक कहानी को आप तक पहुंचाने में सहारा दिया हो, चाहे वो कैमरामैन हो, मेकअप क्रू हो, हेयर टीम हो, फुटवेयर मैन्युफैक्चरर हो, धागा बनाने वाला मिल हो। जो आदमी आपका धागा भी लाता है, डाई करता है, बहुत बड़े लोग, एक अकेली जर्नी नहीं है। बिल्कुल, इट्स अ टीम वर्क। और मेरे को लगता है कि फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए इतने आयाम हैं कि कहीं ना कहीं हर स्तर पर कोई ना कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ नजर आता ही है। भारत के लिए खासकर रीना जी, हमारे भारत की वस्त्र संस्कृति तो सदियों से विश्व प्रसिद्ध रही है। आज भी हमारे भारत के हर प्रांत की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग फैब्रिक्स हैं, अलग अलग डिजाइन हैं। आप कहाँ तक अपने आप को इनके साथ जोड़कर आगे बढ़ पाई हैं? आई थिंक जो आप बोल रही हैं ममता जी, मैं इतना खूबसूरत तरीके से बोल रही हैं, मैं इतनी खुश हूँ। कितनी आपने इतने अच्छे से सम करा है कि मुझे लगता है कि आंसर आपके ही शब्दों से मुझे लेना चाहिए। बट अब देख रहे हैं, अब एक ट्रेंड आया है इंडिया में, हर चीज़ ट्रेंड ड्रिवन होती है। जब मैं 90s 80s में आई थी तब एक ट्रेडिशन था टू ब्रेक अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड टू बी वेरी मॉडर्न। तो सब बाहर आए टू वेयर द मॉडर्न। अब एक नया इंडिया आया है जिसमें हमें ट्रेडिशन और हमारी रूट्स की एक कॉन्शियसनेस है। हम सब चाहते हैं कि हम वो कहानी सुने, ये कपड़ा कहाँ से आया है। सस्टेनेबल एक रियलिटी है, लोगों को एक अवेयरनेस है, धीरे धीरे वहाँ पहुँचेंगे। और जो हमारे वीवर्स हैं, हमारी जो सपोर्ट इंडस्ट्री है, जो आप कह रहे वेरियस जो हमारे रीजन्स हैं जहाँ पर अलग टाइप की वीविंग है, उनको काफ़ी अब सपोर्ट मिलने लग गया है, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू मिले, चाहे वो इंडस्ट्री के थ्रू मिले, या वो खुद अपने आप को मार्केट करना अमेज़ॉन के बाजार के ज़रिए सीख गए हैं। तो हाँ, डिज़ाइनर एक रोल प्लेयर ज़रूर है, पर ये इंडस्ट्री अब बहुत बड़ी है। वी नीड वुमेन लाइक यू टू बी द फेस ऑफ दोज वॉरियर्स जो दिन रात बैठते हैं, घरों में बुनते हैं, बनाते हैं हमारे कपड़े। आपने मेरी बात की तो यहाँ पे मैं भी एक सवाल अपनी तरफ से लेना चाहूँगी, क्योंकि साड़ीज हम पहनते हैं जी, हमारा राष्ट्रीय परिधान माना जाता है, और आपने साड़ीज को लेकर कई तरह के डिजाइन दिए हैं। उटपटांग साड़ियाँ करे हमने कई, तो मैं उटपटांग भी नहीं करूंगी, लेकिन बहुत ग्रेसफुल डिजाइन हैं, फ्रिल्स के साथ इत्यादि तरह तरह के डिजाइन। कैसे आप आज के हमारे पारंपरिक परिधान को, एक साड़ी को खूबसूरती देती हैं अपने आइडिया से? सो एक्चुअल में मैंने साड़ी फिल्म से सीखी है। मैं बहुत यंग थी और थोड़ा ना उस टाइम साड़ी का इतना नहीं समझती थी, और साड़ी को बोरिंग समझते थे हम तब, कि ये तो मम्मियाँ पहनती हैं। आज साड़ी वो नहीं रही है, आज से सब ग्लैमर के साथ साड़ियों सो। तो जैसे जीनत अमान थी जो रोटी कपड़ा और मकान में उन्होंने साड़ीज़ पहनी हैं, और लीना चंद्रवर्कर की जो 60s की मूवीज़ हैं, उनके थ्रू आई लर्नड अबाउट साड़ीज़। मुमताज़ जो पट्टी पट्टी पहनती थी, तो क्योंकि हमने फैशन सीखा था, वी स्टार्टेड डीकंस्ट्रक्टिंग इट। आई मेड रफल्स, तो रफल्स हमने 1998 के एक शो में बहुत ट्रेंड बनाया था। प्लीटिंग करी हमने, जो प्लीसिंग होती है, रेडीमेड होती है, उससे आपको कंफर्ट रहती है। सो आई ट्राई टू ब्रिंग इन लाइटनेस,
ईज ऑफ वेयरिंग। तो जो भी डिज़ाइन बनाया वो सोच के बनाया कि कल को जो पहने उसके लिए ये एक ट्रस्टिंग ऑप्शन हो। और आजकल लड़कियां, यंग गर्ल्स ऑल वांट टू वेयर साड़ीज। इट्स अ बैक टू, यू नो, इट्स अ ट्रेंड, इट्स कम बैक। पहले ही कहा कि वी आर टर्निंग बैक टू आवर रूट्स। हमारे जो पारंपरिक परिधान और डिजाइन रहे हैं उनकी ओर वापस मुड़ते नजर आ रहे हैं हम। यहाँ पर रीना ढाका के साथ बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहें तेजस्विनी। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारे साथ हैं जानी मानी फैशन डिजाइनर रीना ढाका। रीना जी, देखें तो आज आपके नाम से सब परिचित हैं जी। आज के दौर में जब हम फैशन की बात करें तो एक टर्म आता है इको फ्रेंडली फैशन, सस्टेनेबल फैशन। हर कोई अपने आप को इससे जोड़ रहा है जी। आप कैसे इसको आगे बढ़ा रही हैं? सी, मैं ये नहीं चाहती कि कोई सोचे कि मैं क्रूसेडर हूँ इसकी, बिकॉज इसका काम बहुत इमेंस है। कोई भी इसका असली क्रूसेडर अकॉर्डिंग टू मी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी धरती और हमारा सॉइल कंडीशन ही 7 साल में क्लीन आउट होगा टू बी ट्रूली ऑर्गेनिक। तो पर मैं सिंपल चेंजेस हैं जो मैंने औरों से सीखे हैं, जो मैं इनकॉर्पोरेट कर पाई हूँ। और थैंक्स टू ऑल दोज पीपल, आप जैसे जो मेरे से बात करी है ओवर द इयर्स। एक बार दिया मिर्जा ने बोला कि मैं एक कॉटन का झोला लेके चलती हूँ इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ प्लास्टिक बैग, और मैं एक वुडन टूथब्रश यूज़ करती हूँ। दीज वर डूएबल चेंजेस। तो थैंक यू, मैंने सीखा, मैंने अप्लाई करा। और फिर आज यूएन बोलता है कि आप जो भी कपड़े खरीदो उनको एटलीस्ट 30 बार पहनो। तो 30 टाइम्स नहीं, हाफ तो पहन सकते हैं हम। सो इट इज़ अ वे फॉर अस टू मेक सस्टेनेबिलिटी अ रियलिटी। फिर ऑफ कोर्स गार्बेज सेग्रीगेशन आजकल बहुत बोला जा रहा है। कपड़ों में ये है कि एज डिज़ाइनर्स आई कैन एडवाइज यू कि जो हमारा वेस्ट होता है उसको हम कैसे हर कपड़े को काटने में, जैसे आपका ब्लाउज़ है या मेरा ये शर्ट है, कुछ पार्ट्स गिरेंगे जो फेंके जाते हैं, वही हमारा वो पहाड़ी बन रहा है, लैंडफिल, जिससे हमारे शहर और बच्चों की हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। और नोबडी नोज़ हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट गारमेंट वेस्टेज। तो आजकल रिसाइकलिंग के लिए एक इंसेंटिव ज़रूर होना चाहिए, हम सबको उसके लिए एक आवाज़ बनना चाहिए। लेकिन क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को माना जाता है वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड it इंडस्ट्रीज, is. सबसे ज़्यादा पोल्यूट करता है, Water pollution में करता भी, है ये हाँ, चीज। जी। तो ऐसे में चाहे हम केमिकल्स की बात, कलर्स की बात Yeah, करें या फैब्रिक्स, टाइप ऑफ yeah. फैब्रिक्स दैट वी यूज, इन Yeah. सब को लेकर भी क्या आप जैसे डिजाइनर्स जी कॉन्शियस हैं कि खादी, अब देखिए गवर्नमेंट भी पुश दे रही है हमें अपना, जैसे मैंने खादी के ये मल पहना है, इनमें कम यूज़ होता है। कहते हैं पानी का यूज़ बहुत कम है, ऊपर से सस्टेनेबिलिटी मॉडल है। खादी तो एज अ प्योर सस्टेनेबल 100% इको फ्रेंडली फैब्रिक। तो ये नहीं है कि खादी ही पहनो, ज़रूरी है कि उसको अंदर भी आप देखो। एंड हमारे वीवर्स, हमारे इंडिया का सारा क्राफ्ट इज ट्रेडिशनल। पुरानी दादी की जो तरीके होते थे कि साड़ी को फेंका नहीं जाता था, फिर वो गद्दी बन जाती थी, फिर वो कभी पर्दा बन जाता था। सो वी जस्ट नीड टू गो बैक टू आवर ग्रैंड मदर्स लॉ, वो ठीक चलेगा। हम और आपने जो खादी का कुर्ता पहना है, ये एक एग्जाम्पल है इस बात का कि कैसे आप डिजाइन्स, नए डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। हाँ। और खूबसूरत खूबसूरत मॉडर्न कंटेम्प्रेरी फैशन विच इज वेयरेबल, उसको हम सब पहन सकते हैं। डिजाइनर्स बहुत है टैलेंट हमारे कंट्री में। अब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ 5-6 रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल जो मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ कि जब फैशन डिजाइनर्स बात करते हैं अपने काम की कि हम सेलिब्रिटीज़ के साथ काम कर रहे हैं, और आपने बहुत सेलिब्रिटीज़ और टॉप ब्रांड लेबल्स के साथ भी काम किया है, क्या इनके लिए कपड़े बनाते वक्त कोई सोच होती है जहन में कि इनको इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए? How do you work with these celebrities and the big labels that we think of? So today's celebrity industry has got a new, उनका अपना एक नया रोड मैप बन गया है।
पुराने में ये था कि आज बहुत फॉर्चुनेट है हम कि जो हमारी पुरानी मॉडल्स थी वो आज करंट कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड है एंड इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज पहले हमारे मेल मॉडल्स को इतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था, फीमेल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता था या फीमेल्स को बॉलीवुड में कम डालते थे क्योंकि वो लंबी बहुत थी. सो यू हैव सीन ऑल द टॉप गर्ल्स, कृति सेनन हो, दीपिका पादुकोण हो, ये एक टाइम पे सारी मॉडल्स थी. शोभिता यू नो हु हैज़ डन सो वेल. और बहुत ही सारा मेल मॉडल्स में भी अब टैलेंट है जो फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविजन, OTT के कारण उन सबको एक नया स्टेप अप रोल मिल गया है. लेकिन आपके लिए भी यहाँ पे कहना चाहूंगी संदीप और पिंकी फरार इसको लेकर या आपने वो इसमें बाय बताया। चांस ऐसे ही बैठे बैठे कोई मेरे को खींच ले गया एक सेट पर और मैं वहाँ उस मूवी में एक रोल मिल गया मुझे एंड उसमें बहुत सारे एक्चुअल रियलिटी के वो जो आई थिंक जो सरकार उनके डायरेक्टर हैं उन्होंने एक रियल सीन बनाना था. तो वहाँ पर मैं अकेली नहीं थी, बहुत सारे एक्चुअल इम्पोर्टेंट दिल्ली के स्टाइल सेलिब्रिटीज़ थे और वो मैंने एक डायलॉग बोला, वो दे यूज्ड माय वॉइस, मुझे याद भी नहीं रहा मैं कहाँ चली गई. फिर किसी ने मुझे बताया कि आप इस मूवी में हैं. But I think every experience counts, no? हर अनुभव इम्पोर्टेंट होता है. लेकिन यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे रीना जी, क्योंकि जब आप लाइफ में एक मुकाम हासिल कर लेते हैं उसके बाद समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को लेकर भी आप काम शुरू कर देते हैं. आप भी बहुत सारे ऐसे मुद्दों से जुड़ी हुई हैं जो समाज की बेहतरी के लिए काम करने में आप अपना वक्त दे पाती हैं. कैसे आप वक्त निकालती हैं अपने इस व्यस्ततम शेड्यूल्स में से, कैसे वक्त निकालती हैं और कैसे इन मुद्दों को, चाहे वो जानवरों से जुड़े हुए मुद्दे हों या फिर NGOs के साथ काम करने की बात हो, कैसे वक्त निकालती हैं? सी एक्चुअल में मैं एक वो कहते हैं ना भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा आदमी हूँ. कोई ऐसा परफेक्ट वर्ल्ड नहीं है जिसमें मैं समझूं कि मैं सबके लिए टाइम निकाल पाती हूँ. पर मेरी इच्छा ज़रूर है कि आई गिव बैक. मैंने बहुत कुछ पाया है थैंक्स टू एवरीबडी. अकेले नहीं होता है, आपको बताया. तो हाउ डू यू गिव बैक? तो उसमें हमारे पास इतना मौका है हमारे कंट्री में कि आदमी को कितने जन्म लेने पड़ेंगे और वो ख़त्म नहीं होंगे हमारे मौके. तो चाहे मैं पीटा के साथ अब काम करती हूँ, उन्होंने मेरे को एक मार्ग दिशा दिखाई है ऑफ हाउ टू नॉट यूज़ लेदर. आजकल सब मशरूम लेदर है. आप पूछने की देर है, ये नहीं कि पुरानी चीज़ें जला दो, पर गोइंग फॉरवर्ड जैसे मैंने अब ये शूज भी लिया, मैं वो टाइप के लेने लग गई हूँ. यू नो, फैशन इज डूइंग इट, दे आर गिविंग यू ऑप्शंस. ये तो आप गोइंग फॉरवर्ड वो लो. और सो एनिमल की क्रूल्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि पीटा के वो बड़े अच्छे सुझाव हैं सबके लिए. और सस्टेनेबिलिटी, वर्किंग टुवर्ड्स क्लीनिंग ऑफ दिस अर्थ. अब ये बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है MBSG, उसके साथ हम प्लास्टिक काफ़ी हमने हज़ारों टन्स कलेक्ट करा है, उसको हम रिसाइकल करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं अकेली नहीं कर रही हूँ, उसमें बहुत लोग जुड़े हैं मेरे से भी बहुत एक्चुअली ज़्यादा मोटिवेटेड लोग. हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना हर एक हाथ जुड़ता जाता है तो फिर मुहिम आगे बढ़ती चली जाती है. यहाँ पर चूंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो फैशन से, तो मुझे लगता है हर युवा अपने आप को जोड़ता है, लेकिन वो युवा जो फैशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आपको एक प्रेरणा स्रोत की तरह देखते हैं रीना जी, उन्हें आप क्या कहेंगी? पहली बात, फैशन ना में ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है. आप चाहे अपनी ट्रेनिंग अपने एक्सपर्ट टेलर से लो, उसका भी बहुत बड़ा हाथ है हमारे को सिखाने में. बिकॉज ज़्यादातर स्कूल्स में जो एजुकेशन है वो एक वेस्टर्न वर्ल्ड का अडेप्टेड मॉडल है, विच इज़ अ वेरी गुड वन. हम सब ने वो पढ़ा है, उससे बहुत हमें रोज़ लाभ होता है इन कंस्ट्रक्शन. बट जो हमारे लोकल टेलर्स हैं, लोकल आर्टिसंस हैं, वो भी एक तरीके से बहुत गुरु हैं. कैसे फटफट हमारी अडेप्टेशंस बना रहे हैं. आज आप लोग एक फ़ोन पे किसी एक्टर का कपड़ा देते हैं, वो आपको साइकिल पे या अपने कॉर्नर में लाके उसका रिक्रिएट कर रहे हैं. सो देयर इज़ नो ग्रेटर टीचर दैन देम अकॉर्डिंग टू मी टुडे इन आवर लाइव्स. सो लर्न फ्रॉम देम. और ये काम के आजकल युवा सोचते हैं कि वो तो एक टेलर है, मैं एक डिज़ाइनर हूँ, वो सब छोड़ दो. Today, a professional like a tailor will earn more than a designer. Why would you not be a tailor? Why are not females masters and cutters? हमारे फैशन के स्कूल्स के प्रॉपर डिज़ाइनर्स या जो स्टूडेंट्स हैं जो शायद एंटरप्रेन्योर स्किल नहीं जानते हैं, उनको ऐसी प्रोफेशनल स्किल्स अडेप्ट करनी चाहिए. चाहे वो CAD में घुस जाएं. CAD एक डिज़ाइन ट्रीटमेंट है जिससे हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से हम पैटर्न्स बनाते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं. चाहे वो प्रिंटिंग में, मिल इंडस्ट्री में, वहाँ घुसें. वो काम जो लेबर करती है आज एक युवा को करना चाहिए जो एक फैशन स्कूल से बाहर निकले. बिकॉज
ट्रस्ट मी, इक्वालिटी इज कमिंग थ्रू गाइस। आएगा अब ये वक्त के वो आपसे ज्यादा अर्न करेगा अगर आप क्विकली अडेप्ट नहीं करोगे अपने आप को। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और यहाँ पर चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप रूमा देवी जैसी डिजाइनर्स के साथ मिलकर भी काम करती हैं, ट्राइबल डिजाइन्स के साथ भी काम करती हैं, क्या ये भी एक उदाहरण है इस बात का कि आज के हमारे जो बड़े डिजाइनर्स कहलाते हैं उनको भी हर स्तर के डिजाइनर्स को आगे लेकर साथ एक टीम की तरह काम करना जरूरी है? ऑफ कोर्स रूमा देवी जी बहुत एग्जेम्पलरी हैं, उनका काम बहुत एग्जेम्पलरी है। और सृजन और भी ऐसे लोग हैं जो कई जगह क्राफ्ट क्लस्टर्स में काम कर रहे हैं विद इन इंडिया। तो यस, मैं बोलूँगी जो हमारे यंग डिज़ाइनर्स हैं या जो और भी हैं उनका प्रोडक्ट भी कंसिडर करें, वो ख़रीदें, तो बिकॉज उसी से रूरल डेवलपमेंट जो घर में बैठी हुई औरतें हैं उनको काम मिलेगा, चाहे चिकनकारी हो, बहुत सारा क्राफ्ट है। और ये जो मैंने पहना ये मध्य प्रदेश के ट्राइबल्स करते हैं। अच्छा। हाँ तो पहनो, ये ट्राइब्स इंडिया से मैंने लिया। जी, बहुत अच्छा उदाहरण आप खुद ही दे रही हैं अपने माध्यम से रीना जी, कि किस तरीके से हम सबको हमारे देश के अलग अलग स्तर पे जो डिजाइनर्स विभिन्न, चाहे ज्वेलरी डिजाइनर्स हैं, फैशन डिजाइनर्स, उनके साथ जुड़ना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये उम्मीद करते हैं कि जिस फैशन की सोच को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं जी, उसको आप और आगे तक लेकर जाएं। बहुत जरूरी है। थैंक यू। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ आज रीना ढाका, जानी मानी फैशन डिजाइनर। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? हमें लिख भेजिए, हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।